तो कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं। 15 से 23 दिसंबर के बीच में उनकी परीक्षा है और लगातार वो अपना रिवीजन कर रहे हैं। फिर भी आज मैंने सोचा चलो 200 प्रश्न आप लोगों को करा देते हैं जिससे आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो आज हम लोग बात करेंगे 200 प्रश्नों की। आप अंत तक वीडियो में बने रहें। और 200 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 50-50 प्रश्नों के 4 सेट हैं, इन्हें आप देखिए। साथ ही हमारा नया बैच प्रारंभ हो गया है जो कि 15 नवंबर से ही चल रहा है। और हमारा जो स्लोगन है आप देख रहे हैं, शून्य से शिखर तक। यानी हम यही मानकर चलेंगे कि हमारे यहाँ जो भी एडमिशन होते हैं, जो भी नए लोग जुड़ते हैं, उनको साहित्य के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एकदम जीरो से, एकदम शून्य से लेकर आपको चलेंगे और इस स्तर तक आपको पहुँचाएँगे कि चाहे आप यूजीसी नेट की परीक्षा दें, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दें या स्टेट की कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, डीएसएसबी, कोई भी परीक्षा आप देंगे उसके लिए अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आज जो लेक्चर हुआ है पेड बैच में, वो आज रीतिकाल प्रारंभ हुआ है। कल भक्ति काल में राम भक्ति काव्यधारा कराकर समाप्त किया गया और आज रीतिकाल प्रारंभ हो चुका है। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ प्रतिदिन सुबह 10 बजे पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, दोपहर में 2:30 बजे वीडियो लेक्चर दिया जाता है, रात में 9 बजे लाइव कक्षा होती है। पूरे सप्ताह कक्षा होती है, कोई अवकाश नहीं। बैच की जो समय सीमा होती है वो परीक्षा तक होती है। कक्षा के लिए समय का प्रतिबंध नहीं है। लेक्चर बाद में भी आप देख सकते हैं और साप्ताहिक टेस्ट सीरीज रविवार को होती है। इसके लिए क्या फीस है, ये सारी जानकारी आप इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। यहाँ पर यह नंबर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए शुरू करते हैं। केशवदास की कौन सी रचना हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव की शैली में रचित है? बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं चलेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे आंसर आपको बताते चलेंगे क्योंकि सारा विस्तृत पढ़ा चुके हैं आप लोगों को विस्तृत कक्षा में। सिर्फ प्रश्नों का आप आंसर देखते हुए चलिए, अपना रिवीजन करिए क्योंकि समय बहुत कम है। देव रीतिकाल के ऐसे दुर्लभ कवि हैं जो रूढ़ियों की सहायता के बिना केवल स्थितियों की योजना से मार्मिकता पैदा करते हैं। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, विश्वनाथ त्रिपाठी का यह कथन है देव के बारे में। अगला प्रश्न, बड़े बड़े नयनन सो आंसू भर भर ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? उत्तर हो जाएगा देव की पंक्तियाँ हैं। देव काव्य कला के कुशल कवि हैं किंतु चमत्कार या काव्य रूढ़ियों के आधार पर रचना करने की प्रवृत्ति उनमें बिहारी की अपेक्षा कम है। यह कथन देव के बारे में किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा डी, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आपने अगर पढ़ा होगा विश्वनाथ त्रिपाठी का तो आपको यह कथन जरूर मिलेगा। इस पूरे प्रश्न में आप पूरे वीडियो में देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह का आप देखेंगे तो बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य उद्भव और विकास से आपको प्रश्न मिलेगा। विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से आपको प्रश्न मिलेगा। उसी के साथ इसमें नंद दुलारे वाजपेयी की रचना से आपको प्रश्न मिलेगा। नया साहित्य नए प्रश्न से आपको मिलेगा। रामविलास शर्मा का आस्था और सौंदर्य से प्रश्न आपको मिलेगा। तो इस तरीके से इन सारी रचनाओं से आपको यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे। दारा की ना दौर यह रार नहीं खजुए की पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा डी, भूषण की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 5 में उत्तर हो जाएगा डी, भूषण। पद्माकर की गंगा लहरी में एक शांतकामी चित्त की कायरता और गंगा के महात्म पर अटूट श्रद्धा दिखाई पड़ती है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सी, विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन किसके लिए है? प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। किसके लिए कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? घनानंद के लिए उन्होंने कहा है। घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती हैं उनका चित्रण घनानंद ने किया है। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी,
विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है। अगला प्रश्न, जो नए लोग हैं जिनको जो कथन नहीं पता है वीडियो रोककर वो लिख सकते हैं। घनानंद की रचनात्मक शक्ति यह है कि सारी कलात्मक शक्ति श्रोता पाठक के हृदय की मार्मिकता में परिवसित हो जाती है, इसलिए घनानंद कलाकार हैं, कलावादी नहीं। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, विश्वनाथ त्रिपाठी का यह कथन है। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य के बारे में ये किसने कहा है कि जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता है? यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी का। अगला प्रश्न, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? उत्तर हो जाएगा आपका सी, नवीन चंद ने आरंभ किया। यद्यपि रत्नाकर का काव्य छंद, शब्द मैत्री, अलंकार आदि की दृष्टि से उत्कृष्ट है, किंतु उसकी विषय वस्तु अनिवार्य नहीं, अतः यह पृष्ठ पेषण है। जो काव्य अनिवार्य नहीं उसे महान नहीं कह सकते। किसने कहा है? आपका उत्तर होगा नंदुलारे वाजपेयी का यह कथन है। अगला प्रश्न, कविता करने में हमारी समझ में अलंकारों को बलात् लाने का प्रयत्न न करना चाहिए, यह कथन किस निबंध का है? उत्तर हो जाएगा सी, कवि कर्तव्य निबंध का यह कथन है। यहाँ पर आप देखेंगे निबंध से भी आधारित प्रश्न मिलेंगे, उपन्यास से भी आधारित मिलेगा, सारे कवियों के बारे में यहाँ पर मिलेगा। कुल 200 प्रश्न हैं और मैंने आपको पहले बता दिया कि सारी चीज़ विस्तृत कराई जा चुकी है, विस्तृत कक्षा हो चुकी है, सिर्फ रिवीजन के लिए डाल रहे हैं 200 प्रश्न। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, यह पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा सी, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। पुरानी लकीर पीटने से काम ना चलेगा और न रूढ़िवादी ब्रजभाषा की बूढ़ी गाय से, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, बद्रीनाथ भट्ट का यह कथन है। बहुत से महापुरुष कविता की उपयोगिता को स्वीकार तो किसी प्रकार कर लेते हैं, पर श्रृंगार रस उसके निर्मल नेत्रों में कुछ खार सा या तेजाब सा खटकता है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सी, पदम सिंह शर्मा। यह कथन किसका है? तो पदम सिंह शर्मा का यह कथन है। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर सी होगा और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए है, ध्यान रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी रचना के बारे में लिखा है कि इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। उत्तर हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, दोष रहित दूषण सहित निबंध किसका है? उत्तर हो जाएगा आपका डी, रामधारी सिंह दिनकर का यह निबंध है, दोष रहित दूषण सहित। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हों आनंद भरे, किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ की यह पंक्ति है? उत्तर हो जाएगा आपका हिंदी प्रदीप पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर यह लिखा होता था कि शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा आपका भारतेंदु जी का यह कथन है कि मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का। फारसी के अध्ययन से हमारी भावनाएं भ्रष्ट और राष्ट्रीयता दूषित हो जाती है, किसने कहा है? आपका उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद का कथन है कि फारसी के अध्ययन से हमारी भावनाएं भ्रष्ट और राष्ट्रीयता दूषित हो जाती है। पद्म पुराण वचनिका किसकी रचना है? मैं केवल पद्म पुराण नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान देना, पद्म पुराण वचनिका। आपका उत्तर होगा सी, दौलत राम। किसका है? तो दौलत राम का है। निम्न कथन किसका है? श्रद्धा औरतानी औरत के समीप है लेकिन ईड़ा नहीं। यहां पर जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी के बारे में कहा गया कि श्रद्धा औरतानी औरत के समीप है लेकिन ईड़ा नहीं। ये कहा है रामधारी सिंह दिनकर ने। छायावत के विष्णु के रूप में किसे जाना जाता है?
भाई छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश इनके बारे में तो आपने खूब पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पूछा गया विष्णु किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। ब्रह्मा, विष्णु और ये महेश। प्रगतिशील त्रयी में कौन शामिल नहीं है, तो प्रगतिशील त्रयी में अज्ञेय शामिल नहीं है। प्रगतिशील त्रयी में शमशेर बहादुर, नागार्जुन और त्रिलोचन है। छायावाद के लघु त्रयी में कौन शामिल नहीं है, छायावाद के लघु त्रयी में सुमित्रानंदन पंत शामिल नहीं है। लघु त्रयी में तीनों वर्मा हैं, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। त्रयी पुस्तक के लेखक कौन है, उत्तर हो जाएगा बी। त्रयी पुस्तक के लेखक हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। हम विस्पाई जन्म के इस काव्यकृति के रचनाकार कौन हैं, उत्तर हो जाएगा बाल कृष्ण शर्मा नवीन। हम विस्पाई जन्म के काव्यकृति के लेखक, यह काव्य की मैं बात कर रहा हूँ, यह काव्यकृति बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। विधाओं पर भी ध्यान देना है, अगर विधाओं पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। मार्क्सवाद की प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी थी, तो मार्क्सवाद में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी था, मूल्य वृद्धि सिद्धांत भी था और शोषण का विरोध भी था। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3 तीनों मान्यताएं हैं। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, उत्तर हो जाएगा डी प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था। हिंदी के मनोविश्लेषणवादी साहित्य पर किसका प्रभाव था, मनोविश्लेषणवादी साहित्य पर फ्रायड का भी प्रभाव है, एडलर का भी प्रभाव है और युंग का भी प्रभाव है, इसलिए उत्तर होगा डी 1, 2, 3। मार्क्सवादी विचारधारा के फलस्वरूप प्रगतिवादी काव्य की विशेषता क्या थी, धर्म व ईश्वर का विरोध इसमें तो है ही है, शोषण वर्ग के प्रति सहानुभूति भी है, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा भाव भी है, यानी उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3 तीनों होगा। 1, 2, 3 तीनों यहाँ पर आपके उत्तर हो जाएंगे। मानव मन की पूर्ण परिचालिका हीनता ग्रंथि है, उपरोक्त कथन किसका है, तो एडलर का है। मानव मन की मूल परिचालिका हीनता ग्रंथि है, यह किसने कहा है, एडलर ने कहा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पर सिर्फ रिवीजन के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, सिर्फ उत्तर बताते चल रहे हैं, रिवीजन के लिए केवल दिया गया है ताकि जो हमारे यूजीसी नेट के कैंडिडेट हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, उनका थोड़ा रिवीजन हो सके, इसीलिए यहाँ पर ये 200 प्रश्न दिए गए हैं। अचेतन मन की इच्छाएं ही कला साहित्य और स्वप्न में अभिव्यक्त होती हैं, यह मत किसका है, उत्तर हो जाएगा सी फ्रायड का मत है। मानव का मन अंतः जीवन ही उसके बाहरी जीवन का प्रेरक और परिचालक है, यह विचारधारा या यह कथन किस विचारधारा का है, तो मनोविश्लेषणवादी जो विचारधारा है उसी के तहत आपको यह कथन मिलेगा। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है, फ्रायड ने मन के 4 भाग स्वीकार किए हैं, यही गलत होगा। 4 भाग नहीं, फ्रायड ने मन के 3 भाग स्वीकार किए हैं, यही असत्य है। बाकी इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो सारे सत्य हैं, यानी प्रगतिवादी काव्य सृष्टि वर्ग चेतना प्रधान है, बिल्कुल सही है। प्रगतिवादी के अंतर्गत यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद आदि विचार मान्य हैं। इलाचंद जोशी, आज्ञे, जैनेन्द्र कुमार आदि मनोविश्लेषणवादी साहित्यकार हैं। अशोक वाजपेयी ने किसे शब्द के संकोच का कथाकार कहा है, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार को अशोक वाजपेयी ने शब्द के संकोच का कथाकार कहा है। मार्क्सवाद में श्री सुमित्रानंदन पंत का व्यक्तित्व अपनी वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं पा सकता, किसने कहा है, उत्तर होगा डी डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि मार्क्सवाद में श्री सुमित्रानंदन पंत का व्यक्तित्व अपनी वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं पा सकता। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार मार्क्स ने किन विचारक से प्रभावित होकर लिया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर होगा डी हीगल से प्रभावित होकर लिया था। ध्यान रखना,
कई बार मैंने आप लोगों को कराया है लाइव कक्षा में, आज पब्लिश वीडियो में दिया जा रहा ताकि बहुत सारे लोग जो इंतज़ार करते हैं कुछ मदद उनको मिल सके, जैसा कि हर परीक्षा के पहले किया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से पिछले नवंबर में जो परीक्षा हुई, नवंबर 2020 में, हमारे यूजीसी नेट और जेआरएफ मिलाकर जो 106 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, इस बार उम्मीद है कि लगभग 165 प्लस कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज जब लेते हैं तो टेस्ट सीरीज से आइडिया लग जाता है कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। पेपर चाहे जैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साहित्य में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची है जो ना पढ़ाया गया हो, जिसका रिवीजन ना कराया गया हो। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? उत्तर हो जाएगा पूर्ण दमन ही मौलिक कारण है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? फ्रेडरिक एंजल्स कार्ल मार्क्स के पिता थे, गलत है। पहला ही कथन आपका गलत हो जाएगा। दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की रचनाएं हैं, सही है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दी है, सही है। मार्क्स राज्य को पूंजीवादी वर्ग का हित संरक्षक मानता है, सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? उत्तर हो जाएगा जोसेफ एडिसन मार्क्सवादी विचारक नहीं है। मनुष्य की संपूर्ण विरासत के प्रति मार्क्सवाद की गहरी रुचि और संरक्षण की भावना है, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा जॉर्ज लुकाच का यह कथन है, जॉर्ज लुकाच का है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कई बार आप लोगों को लाइव कक्षा में करा चुके हैं। निम्न में से कौन सी रचना मनोविश्लेषणवादी प्रभाव से वंचित है? मैंने पूछा है वंचित है, ऐसा नहीं कि मनोविश्लेषणवादी प्रभाव इसमें है, मैंने पूछा वंचित है। उत्तर हो जाएगा डी, अलग अलग वैतरणी। बाकी शेखर एकजीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, इन सब पर मनोविश्लेषणवादी प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन अलग अलग वैतरणी पर नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सी रचना मनोविश्लेषणवादी प्रभाव से वंचित है? यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा आपका डी, कटरा बी आरजू राही मासूम रजा की जो रचना है, इस पर भी मनोविश्लेषणवादी प्रभाव नहीं है। बाकी इन सभी पर है, चाहे वो हमजाद हो, चाहे पथ की खोज हो, चाहे घेरे के बाहर हो। देखो मुट्ठी भर दाने को तड़फ रही कृषकों की छाया, कब से सुप्त पड़े खेतों से देखो इंकलाब घिर आया। उपरोक्त पंक्तियां निराला जी की हैं। उत्तर हो जाएगा आपका बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बालकृष्ण भट्ट का अधूरा उपन्यास कौन सा है? आपका उत्तर होगा डी, सद्भाव का अभाव। बालकृष्ण भट्ट का सद्भाव का अभाव अधूरा है। 100 अजान एक सुजान में सुजान कौन है? उत्तर होगा आपका डी, चंद्रशेखर। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना। साधारण प्रश्न परीक्षा में गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग जल्दबाजी करते हैं, तो जल्दबाजी परीक्षा में बिल्कुल भी ना करिएगा। प्रेमचंद पूर्व युग में किस प्रकार के उपन्यास लिखे गए हैं? सुधारवादी उपन्यास, बिल्कुल सुधारवादी उपन्यास लिखा गया है। मनोरंजन परक उपन्यास लिखे गए हैं। ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए, मनोवैज्ञानिक उपन्यास नहीं लिखा गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। भारतेंद्र ने नावेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग अपने किस रचना में किया है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, मालती में उन्होंने किया है। अब उसके बाद आइए हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि 200 प्रश्न है, 50-50 प्रश्नों के 4 सेट आपको मिलेंगे। बजरोया द्वारा पंचतंत्र के अनुवाद ग्रंथ की भूमिका में ज़बान हिंदी का मतलब क्या है? ज़बान हिंदी का मतलब क्या है? उत्तर हो जाएगा ज़बान हिंदी का मतलब यहाँ पर इस विकल्प के अनुसार संस्कृत है। तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेते आए, जय महामार्ग प्रेम कर सबय सराहें ताएं। यह पंक्ति किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। आदि अंत जसगाथा आहे, लिख भाषा चौपाई कहे, पद किसका है?
मलिक मोहम्मद जायसी का है। जो लोग हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं वह दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वह इतिहास बोध से च्युत हैं। यह कथन किसका है? विकल्प में है नामवर सिंह, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। आपका उत्तर होगा बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कहा है। कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले, किसने कहा है, किसमें कहा गया है? तो रानी केतकी की कहानी में यह कहा गया है, उसी की भूमिका में कहा गया है। अगला प्रश्न, हिंदी माही फकीर के अक्षर लागे 3 किसने कहा है? उत्तर होगा आपका डी, गिरिधर राय। गिरिधर राय। जबा हिंदी हिंदवी, मुझसु होर देहलवी, न जानू अरब होर अजब मसनबी। उपरोक्त पद किसका है? उत्तर होगा आपका ए, शेख अहमद का ये पद है। शेख अहमद। ये सारे आप लोगों को कराए जा चुके हैं लाइव कक्षा में, यहाँ रिवीजन के लिए मैं दोबारा दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। इस मत के समर्थक कौन नहीं है? इस मत के समर्थक केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, बाकी अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है, यह मानने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता मानने वाले साहित्यकार कौन हैं जिन्होंने कहा है कि पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने यह कहा है, यह गुलेरी जी का कथन है। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इन्होंने कहा है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। अपभ्रंश हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में देखेंगे आप, साफ साफ लिखा हुआ है, एकदम स्पष्ट रूप में पैरा के प्रारंभ में ही ऊपर लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि बीच से कोई कथन पूछा जा रहा है। और परीक्षाओं में भी यही होता है। अपभ्रंश का खास छंद कौन सा है? अपभ्रंश का खास छंद होगा आपका ए, दोहा। बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसके द्वारा किया गया? हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा। उत्तर हो जाएगा डी, हरप्रसाद शास्त्री। वज्रयान में वज्र शब्द में कौन वज्र को यक्षों का एक देवता मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में उन्होंने कहा है कि वज्रयान में जो वज्र शब्द है वो यक्षों का एक देवता है, ये माना गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल से पूरे कथन आपको इसमें मिलेंगे, बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास से मिलेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य उद्भव और विकास से मिलेगा। ये जितनी रचनाएं हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य के सरल इतिहास से मिलेगा। उसके अलावा नया साहित्य नए प्रश्न से आपको मिलेगा। रामविलास शर्मा के आस्था और सौंदर्य से मिलेगा। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका से आपको प्रश्न मिलेगा। तो जितनी रचनाएं हैं जहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सारी रचनाओं से मैं प्रश्न करा रहा हूँ और आप गौर से देखें इन सारे प्रश्नों को। मिश्र बंधुओं के अनुसार गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथों की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा ए, 9। कबीर से पहले आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किस में दिखाई देता है? तो सराहपा में दिखाई देता है कबीर से पहले।
मिश्र बंधुओं ने किसे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? गोरखनाथ को। उत्तर हो जाएगा डी। सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्यिक कोटि में नहीं आती और योगधारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। अगर उनकी अर्थात जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वह योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। वही शब्द, वही भाव, वही प्रयोग घूम फिरकर उस युग के सभी साधकों के अनुभव में पाए जाते हैं। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इनकी रचना हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पढ़ेंगे तो यह कथन आपको मिलेगा। प्राकृत में पौमचर्यु की रचना किसने की है? प्राकृत में ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 21 में ध्यान दीजिएगा। प्राकृत में, अपभ्रंश में नहीं। अगर आप जल्दबाजी करेंगे प्रश्न गलत होगा। प्राकृत में मैंने पूछा है, प्राकृत में होगा विमल देव सूरी। मैंने अपभ्रंश नहीं कहा है। स्वयंभू यानी सत्य भूदेव की रचना पौमचर्यु के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? अब यहाँ पर पौमचर्यु किसकी? स्वयंभू की पौमचर्यु की बात हो रही है। जो प्राकृत में पौमचर्यु है विमल देव सूरी की, उसकी बात नहीं हो रही है। इसमें पदों की संख्या 16,000 है। जैन धर्म में राम के लिए पदम शब्द का प्रयोग किया गया है। इसकी रचना में 6 वर्ष 3 माह 11 दिन का समय लगा। मूल रूप से इसमें 92 सर्ग थे, लेकिन उनके पुत्र त्रिभुवन ने इसे 16 सर्ग और जोड़े हैं। इसमें से गलत होगा पहला, 16,000 नहीं बल्कि इसमें 12,000 पद हैं। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि इनकी रचना में इसमें 6 वर्ष 3 माह 11 दिन का समय लगा, ऐसे रामचरितमानस जब लिखा गया तो तुलसीदास ने जब उसको लिखा तो उसमें 2 साल 7 माह 26 दिन का समय लगा था। तो ऐसे भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है प्रश्न। स्वयंभू असाधारण कवि हैं। उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसरित मेघ जाल की तरह व्यापक है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, बच्चन सिंह का यह कथन है। निम्न में से किसने अपने को अभिमान मेरु भी कहा है? तो पुष्पदंत ने अपने को अभिमान मेरु भी कहा है। पुष्पदंत ने। पुष्पदंत के महापुराण में कौन सा कथन गलत है? राम की माता का नाम शुभला था। पुष्पदंत ने जो महापुराण लिखा है उसकी बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। पुष्पदंत ने जो महापुराण की रचना की उसमें राम की माता का नाम शुभला था, सही है। लक्ष्मण कैकेयी के पुत्र थे, यह भी सही है। राम 8 पत्नियों के पति थे, यह भी सही है। सीता जनक की पुत्री थी, नहीं। पुष्पदंत ने जो महापुराण लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि सीता जनक की पुत्री नहीं, उन्होंने कहा कि मंदोदरी की पुत्री थी। पुष्पदंत ने मंदोदरी की पुत्री सीता को बताया है, तो यह गलत है। बाकी इसमें जितने दिए हैं वो सब सत्य कथन है। सिद्धहेम से पता नहीं कहाँ कहाँ से मधुकोश एकत्र किया गया है। एक चोटी का व्याकरण और इस कोटि का साहृदय अत्यंत विरल संयोग है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कहा है। सिद्धहेम शब्दानुशासन के बारे में निम्न कथन किसका है? इस मधुकोश में जैनियों के नैतिक उपदेश भी हैं और रीतिकालीन नायिकाओं के पूर्व रूप भी, वीर दर्पोक्तियाँ भी हैं और सौंदर्य और प्रेम की सहज काव्योक्तियाँ भी। बच्चन सिंह ने कहा है। यह कथन किसका है? तो बच्चन सिंह का है। सिद्धहेम शब्दानुशासन के लिए यह कथन बच्चन सिंह का है। जिनको कथन नहीं पता है वीडियो को रोक कर जरूर लिख लें, या ध्यान रखें परीक्षा में ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं कथन पर आधारित। सिद्धहेम शब्दानुशासन के बारे में निम्न कथन किसका है? इनमें से कुछ दोहे तो इतने अछूते और टटके हैं कि मानो विभिन्न ग्रामांचलों की मधुगंध भीगी मिट्टी से उठा लिए गए हों। ये भी
कथन बच्चन सिंह का है सिद्धहेम शब्दानुशासन के लिए। नरपति नाल के विसल देव रासो जिसमें कि कुल 4 खंड हैं, इसके किस खंड में राजमती से रूटकर रत्न ले आने के लिए विसल देव का उड़ीसा जाना वर्णित है? पहले खंड में, दूसरे खंड में, तीसरे खंड में या चौथे खंड में? आपका उत्तर होगा बी, खंड 2 में। कुल 4 खंड है विसल देव रासों में, ध्यान दीजिएगा। यदि प्राकृत पेंगलम में पाए जाने वाले ये छंद शांगधर के ही हैं तो उसे कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जा सकता है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। यह भी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। बच्चन सिंह का यह कथन कि अगर यदि प्राकृत पेंगलम में पाए जाने वाले ये छंद शांगधर के ही हैं तो उसे कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जा सकता है। यहाँ पर एक कथन, एक प्रश्न यह भी बन सकता है, गौर कीजिएगा कि बच्चन सिंह ने कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना है? अगर ऐसे प्रश्न घुमाकर पूछा गया तो भी ध्यान रखना शांगधर। इस कथन जब आप पढ़ेंगे तो कथन से देखेंगे बहुत सारी चीजें नई सामने निकल कर आती हैं। विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हिंदी साहित्य का इतिहास में। अब देखिए, कुछ लोग कमेंट कर देते हैं वीडियो में, सर इसका आंसर ये नहीं, ये होगा। मैं आपको प्रूफ के साथ बताते चल रहा हूं कि किस रचना से लिया गया है, और अगर किसी को दिक्कत हो तो बताइए। अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को ना मानते हो तो आप कुछ भी कह सकते हैं। आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हिंदी साहित्य उद्भव विकास को ना मानते हो, आप कुछ भी कह सकते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास ना मानते हो, कुछ भी कह सकते। तो ऐसी रचनाओं से कराया जा रहा है जहां से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और यही ऑथेंटिक किताब है जिसे अगर कहीं करेक्शन के लिए मांगा भी जाता है तो आप देखेंगे कि आयोग इन्हीं किताबों को मानेगा, ना कि बाजार में उपलब्ध 20-25 रुपए की किताब में उसको। हर प्रकाशक जो निकालता रहता है उन किताबों को ऐसे नहीं माना जाता है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ें और चीज़ों को समझते चलें। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है, वैसा ही विद्यापति की पदावली पढ़कर अपनी कोकिल कंठता के कारण ही उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसने कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कहा है। किसके अनुसार हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि मैथिल कोकिल विद्यापति हैं? उनकी रचनाएं राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। श्याम सुंदर दास ने कहा है। विद्यापति को अपरूप का कवि मानते हुए उन्हें हिंदी का जातीय कवि किसने कहा है? उत्तर होगा बच्चन सिंह ने। विद्यापति को पंचदेवोपासक किसने स्वीकार किया है? उत्तर होगा ए, हरप्रसाद शास्त्री ने। जहां चंडीदास के पदों में राधा के अत्यंत कोमल एवं सुकुमार हृदय का परिचय मिलता है, वहीं विद्यापति की राधा अधिक विलासवती एवं विदग्ध है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। विद्यापति को भक्त मानते हुए किसने लिखा है कि राधा जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा के जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है? ग्रियर्सन का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुनर्नवा की नींव किस रचना के आधार पर है? चंदायन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, महापुराण, पौंचर्यु। उत्तर हो जाएगा मुल्ला दाऊद के चंदायन। मुल्ला दाऊद की रचना जो चंदायन है उसी के आधार पर पुनर्नवा की नींव हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रखी गई। हिंदी वर्तनी पर पुस्तक लिखने वाले प्रथम विद्वान कौन है? मैंने व्याकरण नहीं पूछा है, वर्तनी पूछा है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जल्दबाजी करेंगे तो प्रश्न गलत होगा। छत्रधारी सिंह। और पुस्तक का भी नाम नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको, लेखनियम। लेखनियम। अमीर खुसरो की खालिक बारी कैसी रचना है? काव्य ग्रंथ है, यशोगाथा है, इतिहास ग्रंथ है, फारसी हिंदी कोश है। तो उत्तर होगा डी, फारसी हिंदी कोश। ग्रियर्सन ने देसी हिंदुस्तानी किस बोली में कहा है? उत्तर हो जाएगा सी, खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है?
उत्तर हो जाएगा डी पंडित राहुल सांकृत्यायन। गाहा सप्तशती या गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? उत्तर हो जाएगा बी प्राकृत। परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? उत्तर हो जाएगा सी योगेंद्र की रचना है। या जो गोरखबानी के संपादक कौन है? उत्तर हो जाएगा पीताम्बर दत्त वर्तवाल। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तर हो जाएगा डी पतंजलि की रचना में। अगला प्रश्न, सरापा का संबंध किससे है? उत्तर हो जाएगा सिद्ध साहित्य। किस क्षेत्र की बोली काशिका है? उत्तर हो जाएगा सी बनारस। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? उत्तर हो जाएगा डी कन्नड़। तो इस तरीके से ये 100 प्रश्न हो गए। अब आते हैं इसके आगे तीसरे सेट में हम लोग आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि 50-50 प्रश्नों के यहाँ पर सेट आपको देखने को मिलेंगे और पूरे प्रश्नों की संख्या 200 है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की रचना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसका संकलन है? उत्तर हो जाएगा सी निबंधों का संकलन है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में कितने लेखकों के नाम निबंध में संकलित हैं? उत्तर होगा सी 12। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी और भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। तो कुल 12 हैं। मैं ये सारा आप लोगों को करा चुका हूँ विस्तृत में, सिर्फ रिवीजन के लिए दिया जा रहा है। निम्न में से कौन सी रचना नंदुलारे वाजपेयी की है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ये सभी की सभी रचनाएं नंदुलारे वाजपेयी की हैं। उपरोक्त सभी होगा। कविता समय और समाज के घेरे में बंधे हुए कवि की स्वतंत्र जीवन कल्पना है। वो उसकी असाधारण अनुभूति है। साधारण जीवन वस्तु के उसकी तुलना नहीं की जा सकती। कवि जितना ही महान होगा उसकी कल्पना समय के स्थूल प्रभावों से उतनी ही निरपेक्ष होगी। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी नंदुलारे वाजपेयी की रचना नया साहित्य नए प्रश्न से लिया गया यह कथन है। नव्यतर समीक्षकों ने कहा साहित्य जनता के लिए, साहित्य पूंजीवादी सभ्यता को समाप्त करने के लिए, साहित्य समाजवाद की प्रतिष्ठा के लिए है। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी नंदुलारे वाजपेयी का यह कथन है। उन्हीं की रचना नया साहित्य नए प्रश्न से लिया गया है। द्विवेदी जी अपने युग के प्रगतिशील समीक्षक थे, तो मिश्रबंधु परंपरावादी और शास्त्रानुयायी समीक्षक कहे जा सकते हैं। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी का। यह भी कथन नया साहित्य नए प्रश्न से ही लिया गया है। निम्न में से किसकी आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना भी कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका ए रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा बी बच्चन सिंह का यह कथन है। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा आपका डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। नंदुलारे वाजपेयी ने अपनी रचना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका में निम्न कथन किसके लिए कहा है कि काशी की नागरी प्रचारणी सभा आपके ही उद्योगों का स्मारक है? किसके लिए कहा है? उत्तर हो जाएगा डी श्याम सुंदर दास। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा डी तुलनात्मक आलोचना का जनक पदम सिंह शर्मा को माना जाता है। 1907 ईस्वी में सरस्वती में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की थी। वैसे लोकवादी आचार्य के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम लिया जाता है, यह भी ध्यान रखना है आपको। निम्न में से किसने देव और बिहारी में देव को सबसे बड़ा माना है? उत्तर हो जाएगा 1 और 3, यानी मिश्र बंधु ने और कृष्ण बिहारी मिश्र ने। मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न लिखा जिसमें देव को बड़ा माना। वहीं कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी लिखा जिसमें देव को बड़ा माना।
जबकि पदम सिंह शर्मा की बात करें तो बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन में इन्होंने बिहारी को बड़ा माना है। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव में बिहारी को बड़ा माना है। निम्न में से किसके मार्ग निर्देशन में पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय लिखा है? यहाँ पर पूछा गया है कि किसके मार्गदर्शन में। उत्तर हो जाएगा डी, श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में। यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में। भाई बाबू श्याम सुंदर दास ने ही हिंदी में एकेडमिक आलोचना, जिसको आप अध्यापकीय आलोचना कहते हैं, उसका सूत्रपात किया था। नंदुलारे वाजपेयी ने अपनी रचना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका में किसके लिए कहा कि छायावाद और रहस्यवाद पर इनका आक्रमण नादिर शाही ढंग का है, क्योंकि इसी से ये अधिकार छीनना जानते हैं। छायावाद का पलायनवाद ही इनका नारा है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका डी, जयशंकर प्रसाद। किसके लिए कहा है नंदुलारे वाजपेयी ने? तो जयशंकर प्रसाद के लिए इन्होंने कहा है। प्रसाद के बाद निराला और पंत दो प्रमुख व्यक्तित्व हिंदी में आए। तुलसी और सूर, देव और बिहारी के बाद यह तीसरी जोड़ी हिंदी में प्रसिद्ध हुई। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, नंदुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका में कहा है। अगला प्रश्न, नंदुलारे वाजपेयी के लेख में निम्न कथन किसका है कि पुस्तकों की नायिकाएं सब बेचारी हैं, जो हैं वही हैं, और उनमें से किसी एक के हाथ में जैन आदर्श की ध्वजा नहीं है? उत्तर हो जाएगा सी, जैनेन्द्र। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के लेख पर किसने कहा है यह कथन? तो यह कथन जैनेन्द्र के द्वारा कहा गया है। स्वभाव की रुखाई कपास की भांति नीरस होती हुई भी गुणमय फल देती है। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कपास की ही खेती की। नीरस विशद गुणमय फल जासु। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, नंदुलारे वाजपेयी का यह कथन है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका में इन्होंने कहा है। जैसे इस प्रदेश की छोटी लाखौरी ईंटें दृढ़ता के नामी हैं, वैसे ही द्विवेदी जी के छोटे छोटे वाक्य भी। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, नंदुलारे वाजपेयी। यहाँ पर प्रश्न इस तरीके भी पूछा जा सकता है कि नंदुलारे वाजपेयी ने किसके छोटे छोटे वाक्यों की तुलना लाखौरी ईंटों की दृढ़ता के समान किया है? तो ऐसे भी प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता है। सरस्वती विचार की अपेक्षा प्रचार की पत्रिका अधिक थी, परंतु द्विवेदी जी ने उसे व्यक्तिगत प्रचार का साधन नहीं बनाया। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। आलोचना के क्षेत्र में किसने विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका उत्तर हो जाएगा 20 का ए। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद। किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न, कविता प्रवेश की पुकार है, किसने कहा है? प्रश्न संख्या 22 आप देखें। उत्तर हो जाएगा आपका सी, निराला ने कहा है। कविता प्रवेश की पुकार है, निराला ने कहा है। जबकि सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। जो ब्रजभाषा भक्तों की भावनाओं से भरकर रीति कवियों की साज सज्जा से चटकीली हो रही थी, उसके साथ आलाप करना या तो किसी बड़े कलाभिज्ञ का ही काम है या किसी निपट अनाड़ी का। किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा सी, नंदुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में कहा है। और ये कहा किसके लिए गया था? तो रत्नाकर के बारे में कहा गया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में कहा गया था। इस चीज का ध्यान रखना। काव्य अथवा कला का संपूर्ण सौंदर्य अभिव्यंजना का ही सौंदर्य नहीं है। अभिव्यंजना काव्य नहीं है। काव्य अभिव्यंजना से उच्चतर तत्व है। उसका सीधा संबंध मानव जगत और मानव वृत्तियों से है, जबकि अभिव्यंजना का संबंध केवल सौंदर्यपूर्ण प्रकाशन से है। कथन किसका होगा? उत्तर होगा डी, नंदुलारे वाजपेयी का। रामचंद्र शुक्ल नायक निबंध में पदम सिंह शर्मा का भी उल्लेख करते हुए वाजपेयी जी का यह कथन है। उत्कृष्ट कविता में अलंकार वही काम करते हैं जो दूध में पानी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
यह कथन किसका है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का है। शबद शबद है सुध की, दंसन चरण चरण है आह, कथा है कारुण अथाह, बूंद में है बाड़ों की दाह। यह उपरोक्त पंक्ति किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। उत्तर हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत। किसी हृदय का यह विषाद है, किसी हृदय का यह विपाद है, छेड़ो मत यह सुख का कण है, उत्तेजित कर मत दौड़ाओ यह करुणा का थका चरण है। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। नंदुलारे वाजपेयी ने किसके बारे में कहा कि वह हमारी साहित्य समीक्षा के बालारूढ़ है? किसके लिए कहा है बालारूढ़? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए बालारूढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है नंदुलारे वाजपेयी के द्वारा। प्रेमचंद जी की प्रेम द्वादशी में केवल बड़े घर की बेटी कहानी अच्छी है, क्योंकि इसके पढ़ने से आजकल की अंग्रेजी पढ़ी लिखी लड़कियों को शिक्षा मिल जाती है और उनका सुधार हो सकता है। किसने कहा है? तो यह नंदुलारे वाजपेयी का ही कथन है। छायावाद की प्रकृति घट कूप आदि से भरे जल की एक रूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण बन गई। अतः अब मनुष्य के अश्रु मेघ के जल कण और पृथ्वी के ओस बिंदुओं का एक ही कारण, एक ही मूल्य है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, महादेवी वर्मा। देव वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है यह मधवास, विधुर उर्के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छवास। यह पंक्ति किसकी है? हो जाएगा मौन निमंत्रण कविता की है, सुमित्रानंदन पंत। मौन निमंत्रण कविता सुमित्रानंदन पंत। पवन में छिपकर तुम प्रतिपल पल्लवों से भरकर मृदुल हिलोर, चूम कलियों के मुद्रित दल पत्र छिद्रों में गा निशिभोर। यह पंक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के यह पंक्ति है। 32 का उत्तर हो जाएगा ए। नंदुलारे वाजपेयी ने किसके लिए कहा कि उनकी कहानियों की तुलना मुक्तक काव्य से की गई है, जिसमें सोने की तौल जैसी सफाई और राई रत्ती तुली हुई डांडी होती है? उत्तर हो जाएगा डी, भगवती प्रसाद वाजपेयी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्न कथन किसके लिए है? वह ना तो भौतिक विज्ञानवाद और ना उसके नुस्खों को आंख मूंद कर चाट जाने वाले प्रगतिवादी हैं, और ना हाय पैसा की रट लगाकर आसमान उठा लेने वाले पैसेवादी। वह मनुष्य की सद्वृत्तियों और आध्यात्मिक संभावनाओं को जागृत करने वाले लेखक हैं। किसने कहा है? तो ये उत्तर हो जाएगा आपका ए, जैनेन्द्र। 34 का उत्तर हो जाएगा ए, जैनेन्द्र। अगला प्रश्न, तो यह कथन किसके लिए था? ध्यान दीजिएगा, यह कथन जैनेन्द्र के लिए था। नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। अगला प्रश्न, अंचल की विरह साधना में बड़ी ही एकनिष्ठ सजग और विह्वलताकारी तथा जीवनमय अनुभूतियों का संग्रह है। कवि के वास्तविक विद्रोह का यहीं से आरंभ होता है। अरमानों और साधों की आरोप आहुतियां डालकर उसने विराहग्नि को जगा रखा है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ये केशववादी। कबीर के बारे में कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कहानी इतिवृत्त हो तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थियंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ लगाव, अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। किसने कहा है? जैनेन्द्र कुमार का यह कथन है, ध्यान रखिएगा। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त की बांग्ला काव्य प्रेम मेघनाथ वध को माना गया है। किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा डी, राम स्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। शुक्ल जी ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन किसका है? यह भी उत्तर हो जाएगा बी, रामविलास शर्मा। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। यह मानना किसका है? यह मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, कबीर श्रेष्ठ कवि कर्म के प्रतीक हैं, उनके व्यक्तित्व पर संदेह करना अज्ञान ही कहा जाएगा। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने कहा है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखिएगा। कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर रचना नहीं की,
फिर भी उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट है कि वे महाकवि कहे जा सकते हैं। राम कुमार वर्मा का यह कथन है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है राम कुमार वर्मा का। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यह पंक्ति आप देखेंगे तो बालकांड में है। रामचरितमानस के किस कांड में है? तो बालकांड में है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह पंक्ति किस कांड की है? उत्तर हो जाएगा सी, सुंदर कांड में कहा गया है। रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, श्याम सुंदर दास। सूर का दूसरा नाम वात्सल है और वात्सल का दूसरा नाम सूर है। सूर और वात्सल में घनिष्ठ संबंध है, किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा ए, वियोगी हरि ने कहा। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और बाकी प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। रामचरितमानस के आधार पर दोहा चौपाई में कृष्ण चरित नामक प्रबंध काव्य किसने लिखा है? उत्तर हो जाएगा ए, ब्रजवासी दास ने लिखा है। कबीर के बारे में किसने कहा कि सत्य के प्रकाश का साधन बनकर जिसकी प्रगाढ़ अनुभूति उनको हुई थी, उसकी कविता स्वमेव उनके जिहाँ पर आ बैठी? किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा आपका डी, श्याम सुंदर दास ने कहा है। उत्तर होगा डी, श्याम सुंदर दास का कथन है। सूर का वियोग वर्णन खाली बैठे का काम है, किसने कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने किसे जीवनोत्सव का कवि कहा है? उत्तर हो जाएगा बी, सूरदास। तो इस तरीके से 150 प्रश्न हो चुके हैं। मैंने कहा था कि 200 होगा, लेकिन समय भी काफ़ी हो चला, 51 मिनट का समय हो गया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रश्न आपको कैसे लगे। फिर कल इसका बाकी भाग कल पब्लिश कर दिया जाएगा, आप लोगों तक पहुंच जाएगा, ताकि आपका रिवीजन हो सके। और इसी तरीके से लगे रहिए, मेहनत करिए, लेकिन कमेंट जरूर आप करते रहें। हम लोग फिर मिलेंगे कल इसके दूसरे भाग में, लेकिन कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें आप लोग।